हेलो, नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की एकदम बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मैं महेंद्र रावत एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार मैथ्स बाय रावत सर यूट्यूब चैनल पे। बेटा, आप सभी को पता है हम चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर सवालों को चैप्टर वाइज हल कर रहे हैं ना। उसकी कुछ वीडियोस आ चुकी हैं, आगे आने भी वाली हैं चैप्टर वाइज सीरीज की। अगर आपने अभी तक जाके नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट जरूर कीजिए। आपको बहुत सारी मदद मिलने वाली है उससे। ठीक है। कुछ बच्चों की फरमाइश थी कि सर प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप शिफ्ट वाइज या मिक्स पैटर्न में पढ़ाओ, ताकि जो है सारी चीज़ें कवर हो सके अच्छे से, और जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कंप्लीट एक सीक्वेंस वे में चलते रहें। तो हम जो अपनी चैप्टर वाइज सीरीज है उसको तो आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, आगे जो उनमें टॉपिक बच रहे हैं वो भी हम बढ़ाएंगे। बट इस एक सीरीज को नया हम शुरू करने वाले हैं जिसमें हम कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे डेट वाइज बेटा। ठीक है, डेट वाइज और शिफ्ट वाइज जो आपके एग्जाम आए हुए हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हर पेपर को, हर एग्जाम को दो पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये 17 अगस्त 2022 शिफ्ट वन का पेपर है, उसको मैं कंप्लीट डिस्कस करूंगा यहाँ पे बेस्ट अप्रोचेस के साथ। ठीक है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है प्रीवियस ईयर सवालों के लिए, आरआरबी ग्रुप डी के लिए। सिर्फ और सिर्फ आपको इस चैनल से जुड़े रहना है और हमारे साथ लगे रहना है बेटा प्रैक्टिस में, है ना। तो पार्ट वन आज हम डिस्कस करेंगे, पार्ट टू जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हर वीडियो को हम दो पार्ट में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, और नई अप्रोचेस को सीखेंगे, जो बेहतर अप्रोचेस होंगी वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है जी। चलिए, एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। अगर इन वीडियोस की पीडीएफ आपको चाहिए नोट्स के लिए, है ना, क्योंकि समझ तो आप लेते हो यहाँ पे सारी चीजें। अगर आपको नोट्स बनाने में दिक्कत होती है तो आप ये सारी पीडीएफ आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी इस टेलीग्राम ग्रुप पे। मैथ्स बाय रावत सर टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, ये आप लिंक देख लो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दूंगा। आप जाके इस चैनल से जुड़ जाओ। ठीक है, जितने भी क्लासेस हो रखी हैं उनकी जो सॉल्व्ड पीडीएफ है वो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी, और जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं या कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी इस पे मैं अपडेट कर दिया करूंगा। ठीक है, तो जाके फटाफट से आप जुड़ जाओ, और इसी के साथ अपने इस सवालों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा बेटा। चलिए, सवाल को एक बार अटेम्प्ट करिए, कोशिश करिए एक बार हल करने की। अगर नहीं होता है तो हम साथ में मिलके करेंगे। चलिए, चलिए देखते बेटा सवाल में क्या बोला गया है। देखिए ध्यान से, 1344 की राशि को तीन व्यक्तियों के बीच 3, 4 और 5 के अनुपात में विभाजित किया गया है। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों के बीच का अंतर कितना है ना। सिंपल सी बात है भाई, 1344 रुपये पूरा टोटल अमाउंट था, उसको तीन बंदों में बांटा है। अनुपात क्या दे रखा है? 3, 4 और 5। सिंपल सी बात है, इस अनुपात में इस राशि को आपको बांटना था। ठीक है, तो आप बोलोगे 3, 4 और 5, सर तीन राशि है, तीनों का रेशियो दे रखा है। तो आप मुझे बताओ 3 + 4 + 5 यानी कि 12। रेशियो में अगर टोटल बात करें तो वो 12 था, और एक्चुअल राशि कितनी थी? 1344। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 12 रेशियो की वैल्यू कितनी थी? 1344। ठीक है जी, यहाँ से हमें एक चीज पता चल रही है कि एक रेशियो की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आप बताओ, 1344 डिवाइडेड बाय 12 कर सकता हूँ ये। ठीक है, अभी सॉल्व नहीं करना, कभी भी पहले सॉल्व मत किया करो। जिस चीज का आपको आंसर निकालना होता है ना, वो आप देखने के बाद ही सॉल्व किया करो। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर बताना है। भाई ये वितरण था, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू थी 5, सबसे छोटी वैल्यू थी 3। डिफरेंस कितना आया? 2 के बराबर। यानी कि एक की वैल्यू अगर ये है तो हमें फाइंड करनी है 2 की वैल्यू। बेटा 1344 डिवाइड बाय 12 और गुणा कितने कर देंगे? 2 से। ठीक है, 12 से कट जाएगा एक, फिर एक कट जाएगा और दो, तो 112 × 2, ये हो गया आपका 224। ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है इसका। चलिए, उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए बेटा, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए फटाफट।
चलिए, उम्मीद करता हूँ एक बार अटेम्प्ट किया होगा, है ना। बेटा इतना मुश्किल सवाल भी नहीं था, एक बार अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए आप लोगों को। देखिए ध्यान से, कुछ भी नहीं करना है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है ना, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो मैं एक्सप्रेशन एक बार लिख देता हूँ, वन प्लस, देखिए वन माइनस 10 a अपॉन में दे रखा है बेटा वन माइनस कॉट ए, है ना। ये दे रखा है आपको एक्सप्रेशन, देखिए प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, पूछा गया सवाल है। कुछ भी नहीं है, मुझे समझ में आ रहा है ये। भाई टेन दे रखा है, कॉट दे रखा है, कॉट और टेन आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। यानी कि कॉट ए को मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन टेन ए, जस्ट उसको मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि और कुछ मुझे समझ में यहाँ पे आ नहीं रहा है। देखिए बेटा, अगर हम इस एक्सप्रेशन में कॉट ए की जगह पे वन अपॉन टेन ए यानी कि रेसिप्रोकल अगर पुट करते हैं तो क्या निकल के आता है। देखिए, जस्ट आपको सॉल्व करना है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होंगी आप फटाफट भी कर सकते हो इसको। मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए ये डिटेल में लिख रहा हूँ सारी चीजें। देखिए यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, वन माइनस वन अपॉन टेन है। कोई भी नंबर अगर वन से माइनस होता है तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, वन माइनस ए बटे बी है बेटा। तो ये सिंपल सी बात होती है, ऊपर क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, और नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर, ठीक है, ये एक्सप्रेशन। तो आप सिंपल सी बात है, टेन ए माइनस वन आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा बेटा, टेन ए, है ना। नीचे तो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन आ जाएगा, इसका स्क्वायर है, ठीक है, इसका स्क्वायर। ये मैं हटा रहा हूं यहां से। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब ध्यान से देखो बेटा, ये वन माइनस टेन ए और ये टेन ए माइनस वन है, ठीक है। तो अगर मैं इसको वन माइनस टेन ए लूंगा तो यहाँ पे माइनस आएगा कॉमन, है ना। और आप देखो क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, तो माइनस अगर बाहर निकलता भी तो स्क्वायर होके प्लस ही बन जाना है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि भाई वन माइनस एक्स है और नीचे अगर एक्स माइनस वन है, ठीक है, इनका स्क्वायर है, तो ये कटेगा तो माइनस वन आएगा, माइनस वन का स्क्वायर वैसे भी वन होता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली इससे काट सकता हूँ। बात समझ में आ रही है, स्क्वायर ये एज इट इज है बेटा, है ना। ये मैंने काट दिया, नीचे क्या था, वन अपॉन टेन है ना। तो वन अपॉन टेन ऊपर जाके क्या बन जाएगा, टेन ए बन जाएगा। तो इसका मतलब बेटा यहां से मैं कह सकता हूं कि ये वन प्लस ऊपर सिर्फ टेन ए बचेगा, और टेन ए का भी स्क्वायर, अगर स्क्वायर करेंगे तो वन प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी आइडेंटिटी लग रही है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री क्लासेस अच्छे से अटेंड की होंगी तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, या फिर आपने ऐसे याद किया होगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए वन होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह सेक स्क्वायर ए रख देंगे। और बेटा क्या दिख रहा है, स्क्वायर है और रूट है, आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो बचता आपका फाइनल क्या है यहाँ पे, सेक ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बोलिए, समझ में आया आपको, ऑप्शन नंबर डी यानी कि सेक ए इस सवाल का सही उत्तर है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन पुटिंग या वैल्यू पुटिंग से जाना चाहते थे तो वो भी कर सकते थे। आप ए को ऐसी वैल्यू रख सकते थे जो ऑप्शन में मैच ना कर रही हो, एक तो एक्सप्रेशन को आपको इनडेफिनेट नहीं बना रहा हो, इन्फिनिटी ना बना रहा हो, और आपके जो ऑप्शन हैं वो अलग अलग वैल्यूज दे रहे हो। तो ऐसी कौन सी वैल्यू आप रख सकते थे, बताइए। आप रख सकते थे ए की वैल्यू 30 रख सकते थे, या ए की वैल्यू 60 रख सकते थे, है ना, 60 डिग्री या 30 डिग्री, उसके हिसाब से आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते थे, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आंसर टिक लगा सकते थे, ठीक है। तो ऑप्शन यही आ जाता आपका। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। लीजिए बेटा अगला सवाल, करिए अटेम्प्ट। देखिए इस तरह के सवाल को मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है, अगर आपने हमारी फ्रैक्शंस की वीडियो देखी होगी बेटा, फ्रैक्शंस हमने जो चैप्टर वाइज सीरीज की थी,
है ना, कर रहे हैं उसमें, आगे भी करेंगे हम। तो चैप्टर वाइज सीरीज में एक हमारा वीडियो है फ्रैक्शंस के ऊपर, तो फ्रैक्शंस की जाके एक बार वीडियो को देखो, उसमें हम इस तरह के बार वाले क्वेश्चंस को काफी हद तक सॉल्व किया गया है। एक बार फटाफट से मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। भाई अगर पॉइंट ए बी के ऊपर बार है, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली फ्रैक्शन में लिख सकते हो, ए बी एज इट इज, और जितने पॉइंट के बाद जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतने नंबर ऑफ 9 लगाने हैं, यानी कि दो नंबर के ऊपर ए और बी, दो नंबर्स के दो डिजिट के ऊपर बार है, तो आप सिंपली डिवाइड बाय 99 कर दोगे, 9 और 9 दो बार 9 लिख दोगे। वैसे ही बेटा अगर पॉइंट ए बी सी होल का बार है, तो सिंपल सी बात है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं वो एज इट इज लिख दो, और जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने नंबर ऑफ 9 लिख दो। ये बात समझ में आई? ठीक है, एक तो ये फंडा हो गया। दूसरा फंडा क्या था, मैंने आपको बताया था, पॉइंट ए बी सी सपोज है और ये बी सी के ऊपर बार है ना, इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं, तो आप, अगर आपको याद है तो मैंने बताया था, पॉइंट के बाद जो भी नंबर है उसको एज इट इज लिख दो, और पॉइंट के बाद जिस नंबर पे बार नहीं है उसको माइनस करना होता है बेटा, है ना। ए बी सी में से ए माइनस करेंगे, कुछ सपोज एक्सप्रेशन आता है एक्स वाई जेड, तो यहाँ से हम आंसर की ओर बढ़ेंगे। भाई एक्स वाई जेड ऊपर लिखा जाएगा, और नीचे क्या होगा, जितने पॉइंट के बाद जितने नंबर्स पे बार है उतने नंबर ऑफ 9 आएंगे बेटा, है ना। और जितने पॉइंट के बाद जितने नंबर्स पे बार नहीं है उतने नंबर ऑफ 0 आपको लिखने होते हैं, यानी कि 990 इसका उत्तर होगा। बात समझ में आई? तो उसी इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैं यहाँ पे इस सवाल को हल करने वाला हूँ। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद था तो देखो, यहाँ 5 को छोड़ के 323 पे बार है, तो सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप बोलोगे सर पॉइंट के बाद है नंबर 5323, माइनस आप कर दोगे वो वाला नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है, तो -5 कर देंगे, इसका उत्तर आ जाएगा 5318 बेटा। ठीक है, अब 5318 ये आपका न्यूमरेटर में आ गया, है ना, 5318, यहाँ से आप उत्तर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, उत्तर क्या है, 5318 आपको एज इट इज लिखना है, और नीचे आता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जितना बार नंबर ऑफ डिजिट्स पे बार है उतने नंबर ऑफ 9 लिख दोगे आप सीधे सीधे उठा के। ठीक है जी, और जितने नंबर पे बार नहीं है उतने नंबर ऑफ 0, यानी कि ये इसका उत्तर है। कहीं पे दिख रहा है क्या, देखिए ध्यान से, कहीं पे दिख रहा है 5318? नहीं नजर आ रहा, कोई बात नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई आप करोगे तो ये आएगा 4995, और ऊपर कितना आ जाएगा, ये काटो आप, 26, 2 से 5 और 9, 2659 अपॉन में 4995, अब दिख रहा है? बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। बात समझ में आई? तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपके पहले से ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं फ्रैक्शंस में, आगे भी पूछे जाएंगे बेटा, तो ये कंसेप्ट आप स्ट्रॉन्ग कर लो, और कहीं ना किसी एग्जाम में ये जरूर मिलने वाला है आपको, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, लीजिए बेटा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे लगाइए, फटाफट से एक बार ट्राई करिए, फिर साथ में मिलके करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए बेटा, अभी हो जाना चाहिए था, अगर आपने अटेम्प्ट किया है ये सवाल आपसे बन जाना चाहिए था, है ना। नहीं भी बना है तो एक बार हम देखते हैं सवाल को। बेटा राम, निखिल और अश्विन की वर्तमान आयु का योग 111 वर्ष है। भाई वर्तमान आयु का तीनों का योग दे रखा है, ठीक है, यानी कि सम ऑफ प्रेजेंट एजेस दे रखा है। 10 वर्ष पूर्व पूर्व यानी कि 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले की बात कर रहा है, उनकी आयु का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तीन बंदे हैं, आपको निकालना क्या है, निखिल की वर्तमान आयु निकालनी है। भाई राम है, निखिल है, और कौन है, अश्विन है। ठीक है जी, इनका जो अनुपात दे रखा है मुझे, 2:3:4, ये किसका दे रखा है, क्या ये प्रेजेंट एज का, क्या ये वर्तमान का दे रखा है? आप बोलोगे नहीं, ये 10 वर्ष पूर्व का दे रखा है, यानी कि -10 ईयर्स लेके चलते हैं। ठीक है जी, कोई बात नहीं, अनुपात तो वो कुछ भी दे सकता है, क्या दिक्कत है उसमें। अब देखो बेटा, यहाँ से ध्यान से देखो, ये 2:3:4, अगर इस अनुपात का हम योग करते हैं, अनुपात का योग करते हैं, तो 4+3 7, 7+2 9 आता है, 9 रेशियो है। ये किसके बराबर होगा बेटा, ये
10 साल पहले जो तीनों की आयु का योग होगा उसके बराबर होगा। आप देखो योग जो दे रखा है हमें 111 दे रखा है, 111, पर वो प्रेजेंट एज का है। अगर मुझे 10 साल पहले की एज का योग निकालना है तो सिंपल सी बात है, इसमें से 10 साल, इसमें से 10 साल और इसमें से 10 साल, तीनों में से 10-10 साल कम कर देंगे, यानी कि 30 साल मुझे कम करना पड़ेगा योग में से। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 81। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 9 रेशियो की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 81। अगर ऐसी बात है तो 81/9, एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81/9। यहाँ से मुझे कटता हुआ दिख रहा है, 9 आ गया। आपको निकालना क्या था, निखिल की वर्तमान आयु। बेटा निखिल की वर्तमान आयु के लिए निखिल का रेशियो कितना था, 3। यानी कि अगर एक रेशियो 9 के बराबर है तो 3 रेशियो आपको यहाँ से दिख रहा है, 3:3 9 27। क्या ये 27 इसका फाइनल आंसर है? तो आप बोलोगे नो, नहीं सर। क्यों नहीं है? भाई ये जो आपको अनुपात दे रखा था ये 10 साल पहले का दे रखा है बेटा। ये गलती मत करना, अगर ऑप्शन में गलती से 27 हुआ और आपने वो टिक लगा दिया जल्दीबाजी में, तो वो आप बने बनाए नंबर खो दोगे बेटा, है ना। तो आपको ध्यान देना कि पूछा गया वर्तमान की बात की गई है, ये अनुपात जो है 10 साल पहले का है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से जो आंसर आएगा वो 10 साल पहले का आएगा। प्रेजेंट में पहुंचने के लिए 10 साल ऐड कर देंगे। आंसर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 37, 37। क्लियर है बेटा? बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। लीजिए, लगाइए बेटा, इस सवाल को अटेम्प्ट करिए। आइए देखते हैं। देखिए बेटा क्या बोला है सवाल में, यदि एक ठोस घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। ठीक है, ठोस घन की बात की गई, यानी कि सॉलिड क्यूब की बात की गई है ना। सॉलिड क्यूब बना देते हैं एक बार फटाफट। इस तरह का होगा सॉलिड क्यूब। ठीक है, ड्राइंग थोड़ी सी मेरी अच्छी नहीं है तो उसको अवॉइड करिएगा। सॉलिड क्यूब क्या होता है बेटा? सॉलिड क्यूब क्या होता है, एक बॉक्स टाइप आकृति होगी जिसकी हर साइड जो होगी बराबर होगी। यानी कि अगर मैं ए मान लेता हूँ इसकी साइड को, तो ये वाली साइड भी ए होगी, है ना, और ये वाली साइड भी ए होगी, सारी साइड ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, है ना। ये होता है। तो सॉलिड क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है ए क्यूब, है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही सेम है, ए है, तो ए क्यूब हो गया। ठीक है, तो ए क्यूब की वैल्यू बेटा 216 दी गई है ना। ए क्यूब की वैल्यू अगर 216 है तो किसका क्यूब 216 होता है? तो आप सिंपल सी बात है, आप बोलोगे 6 का, यानी कि ए की वैल्यू 6 आ गई है। ठीक है जी, 6 सेंटीमीटर इसकी ए की वैल्यू आ गई, यानी कि साइड जो आपकी होगी किसी भी सरफेस में, जो साइड होगी उसकी वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गई है। अब आपको निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। भाई टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया किसी भी क्यूब का क्या होता है भाई, एक फेस का क्या होगा, ए स्क्वायर, और टोटल कितने फेस होते हैं बेटा, 6 फेस होते हैं, तो 6a²। यहां से दिख रहा है ए स्क्वायर की वैल्यू 6 × 6, है ना। तो 6 का ही क्यूब फिर से, यानी कि जो ऑप्शन जो क्वेश्चन में दे रखा था वॉल्यूम, वही इसका टोटल सरफेस एरिया भी होगा। बात समझ में आ रही है? जितना वॉल्यूम होता है उतना ही टोटल सरफेस एरिया होने वाला है, यानी कि 216, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। लीजिए बेटा अगला सवाल, ये लीजिए, करिए इसको।
चलिए, क्या बोला गया सवाल में, देखते हैं एक बार। हाँ जी, 6 अंकीय संख्या, एक 6 अंकीय संख्या दे रखी है 234492 में जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी एक अंकीय संख्या, ठीक है, इस प्रकार हो कि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। एक प्यारा सा नंबर दे रखा है 234492, 6 डिजिट का, उसमें एक अंकीय नंबर, एक अंक का संख्या आपको इस प्रकार जोड़नी है कि सारा नंबर जो है 11 से विभाज्य होना चाहिए, यानी कि 11 से डिविजिबल होना चाहिए भाई, है ना। चलिए देखते हैं, 234492। सबसे पहले आपको 11 का विभाज्य डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको रूल पता होना चाहिए। क्या होता है रूल? भाई सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से नंबर शुरू करते हैं और अल्टरनेट उसका सम लेते हैं। अल्टरनेट नंबर का सम, यानी कि 2 + 4 6, 6 + 3 9, बेटा ये 9 आ गया, ठीक है। अल्टरनेट अब ये हो गया, अब अगले वाले से स्टार्ट करते हैं, 9 + 4 13, 13 और 2 15, है ना। अब इन दोनों सम्स का डिफरेंस लिया जाता है, ठीक है। सम का डिफरेंस कितना आ गया, 6, ठीक है। ये जो डिफरेंस होता है, अगर ये डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली डिविजिबल होने के लिए हमें कौन कौन से अंक चाहिए होते हैं, या तो डिफरेंस 0 आ जाए, या 11 आ जाए, या 22 आ जाए, या 33 आ जाए, ऐसे करके, है ना। जीरो वाला, अगर डिफरेंस 0 है तो भी वो 11 से विभाज्य होगा, अगर 11 का कोई मल्टीपल भी है तो भी वो 11 से विभाज्य होगा। बट यहाँ पे 6 आ रहा है, तो हमें यहाँ पे 6 आ रहा है तो हमें दिख रहा है कि ये 11 से ये वाला पूरा नंबर विभाज्य नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसा क्या बनाए हम, है ना। देखो अब फर्स्ट हमें एक अंकीय जो संख्या है वो ऐड करनी है, यानी कि ऐड जो होगा वो इस वाले पोर्शन में होने वाला है ना। इस वाले पोर्शन पे अगर होगा तो सम जो होगा वो किसका चेंज होने वाला है। देखिए 2 और 4 6, 6 3 9, मतलब इस सम पे असर पड़ने वाला है, तो ये तो हम छेड़ नहीं सकते, बात समझ में आ रही है। तो 15 में से ये हम छेड़ सकते हैं, तो इसको मैं कितना बना दूं, ठीक है, इसको मैं कितना बना दूं कि इनमें से कोई एक नंबर आ जाए। सिंपल सी बात है बेटा, इसमें जब ऐड होगा तो ये नंबर बढ़ेगा, है ना, कम तो होगा नहीं। तो ऐसा नंबर क्या बना दूं बढ़ के कि ये इनमें से कोई एक सेटिस्फाई हो जाए। तो मैं ये देख सकता हूँ कि 15 में से 15 अगर माइनस कर दूं, 15 में से 15 अगर माइनस हो जाए तो बेटा 0 बन सकता है ना। एक ही उपाय है। तो आप बताओ 9 से अगर 15 बनाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, ध्यान दो। 9 से अगर 15 बनाना है तो +6, यानी कि जो सिंगल डिजिट संख्या होगी वो क्या होने वाली है, ऑप्शन नंबर 2, 6। बात समझ में आई बेटा? उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। बड़ा अच्छा सवाल है ना। इस तरह के पैटर्न आपके मिलते हैं आपको पेपरों में, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, लीजिए अटेम्प्ट करिए। आइए देखते हैं सवाल को। एक त्रिभुज की बात की गई है, तो एक त्रिभुज बना लिया जाए पहले, ठीक है जी। ये आपका त्रिभुज है, त्रिभुज है PQR, ठीक है। ये एंगल आपका 30 दे रखा है, हालांकि ये लग नहीं रहा है 30, बट मान के आप चलिए 30 है ये, ठीक है। क्या बोला गया है, PQR में एंगल P 30 दे रखा है, सीधी रेखा UV QR के समांतर खींची गई, यानी कि पैरेलल, QR के पैरेलल खींची जानी है, ठीक है जी। खींच देते हैं पैरेलल, बताइए। पैरेलल हो गई बेटा, ठीक है। ये पैरेलल खींच दी हमने। अब देखिए इसका नाम क्या है, UV, ठीक है। जो PQ को S पर, सॉरी यहां से मैं हटा देता हूं, PQ को S पर काटेगी, ठीक है, और PR को T पर काटेगी। ये बात समझ में आई? ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। PQ को कहाँ पे काटेगी, S पे, और PR को T पे काटेगी, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सदैव सत्य है, हमेशा कौन सी स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होने वाली है यहाँ पे। तो पहली दी गई है आपको, PS/PQ = PT/PR, ठीक है। आपने अगर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ी होगी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है,
अगर आपने बेटा ये थ्योरम पढ़ी होगी तो वो थ्योरम क्या कहती है, अगर एक पी क्यू आर एक ट्राइंगल है और कोई भी एक समानांतर है ना, यानी कि पैरेलल समांतर रेखा अगर हमने खींची इस लाइन के उसमें, अगर पैरेलल लाइन मैंने खींच दी तो पी क्यू आर यानी कि क्यू आर के पैरेलल एक एस टी खींच दी, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जो ये पी एस होगा, पी एस अपॉन, ठीक है, पी एस अपॉन पी क्यू बराबर होगा किसका, पीटी अपॉन पीटी अपॉन पीटी अपॉन पी आर। बात समझ में आई? ठीक है, पी एस ये हो गई और पी क्यू, ठीक है, पी एस अपॉन पी क्यू, वैसे ही पी टी अपॉन में पी आर, ये हमेशा सत्य होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सत्य होने वाला है। ठीक है, क्या एस टी बराबर क्यू आर बाय टू होने वाला है, क्या एस टी जो है एकदम इसके हाफ होगी, तो ये कंफर्म नहीं है, ये कहीं पे भी कंफर्म नहीं होता है, ठीक है ना। क्यों, इसके इक्वल में हम ये भी लिख सकते हैं एस टी अपॉन क्यू आर, ठीक है। तो एस टी अपॉन क्या हमेशा ये हाफ के बराबर होने वाला है, बताइए। एस टी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू हाफ, एस टी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू हाफ, ये हमेशा क्या सत्य होने वाला है भाई, ये आपस में तीनों एक्सप्रेशन सेम होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं, ये बात कंफर्म है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इस बात की गारंटी लेती है, पर कहीं पे भी ये गारंटी नहीं लेती कि हाफ ही होने वाला है बेटा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये रेखा कहीं पे भी हो सकती है, ये रेखा यहाँ पे भी पैरेलल हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, तो ये एक्सप्रेशन हमेशा सेम रहने वाला है, बट ये हाफ जरूरी है ऐसा कहीं पे भी गारंटी नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला। त्रिभुज पी एस टी त्रिभुज पी क्यू आर के समान है, यानी कि सिमिलर है, पी एस टी, ठीक है, पी एस टी ये वाला और पी क्यू आर यानी कि ये पूरा, ये आपस में सिमिलर होने वाले हैं, बिल्कुल होने वाले हैं, अगर हम एंगल 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 देख लें, एंगल 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 रिलेशन की वजह से, यानी कि देखिए बेटा ये समान एंगल है, तो ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का और इस बड़े वाले ट्राइंगल का दोनों का सेम है, और क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, दोनों आपस में पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी, यानी कि ये वाला एंगल बराबर इसके होगा, ठीक है, यानी कि पी एस टी एंगल पी क्यू आर एंगल के बराबर होने वाला है, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, वैसे ही अगर ये वाई है तो ये वाई होगा, तो क्योंकि तीनों एंगल बराबर हैं तो ट्राइंगल पी एस आर हम कह सकते हैं समान होगा इसके ट्राइंगल, सॉरी पी एस टी, है ना, पी एस टी सिमिलर होगा बेटा पी क्यू आर के, तो ये तीसरा वाला बात भी हमेशा सत्य होने वाला है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ए और सी का ऑप्शन कहाँ है, केवल ए और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है कि ए और सी हमेशा सत्य होने वाले हैं, दूसरी वाली जो स्टेटमेंट है हाफ होगा वो कंफर्म नहीं होगी कभी भी, है ना। अगर आपको कोई इस तरह का रिलेशन दिया हो कि वो हाफ के बराबर है, यहाँ पे या तो साइड्स आपको मेंशन हो और आप चेक कर पा रहे हो कि वो हाफ है, तो आप लगा सकते हो इसको, ठीक है, अदरवाइज ये जनरल स्टेटमेंट सही नहीं होने वाली है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लीजिए बेटा अगला सवाल करिए। चलिए बेटा स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल है, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशंस इसमें हो सकती हैं, हल्की सी, देख लेते हैं सवाल को, देखिए ध्यान से। प्रत्येक 2 घंटे के बाद बस की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ जाती है ना, एक स्पीड दे रखी है, बस की स्पीड की बात की गई, 4 किलोमीटर पर आवर से स्पीड हर 2 घंटे में बढ़ रही है, यानी कि हर 2 आवर्स में स्पीड क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, कितने से, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। यदि बस पहले 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती, भाई फर्स्ट 2 किलोमीटर्स में 80 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, तो यहां से मैं स्पीड निकाल सकता हूँ, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जितना डिस्टेंस कवर कर रही है ना, और जितने टाइम में, बात समझ में आ रही है, ये 2 आवर्स है बेटा, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ से स्पीड निकल के आएगी, यानी कि 40 किलोमीटर कवर कर रही है कितने घंटे में, 1 घंटे में, बात समझ में आई, स्पीड आ गई हमारी, ठीक है। और टोटल यहाँ पे क्या दे रखा है, बस क्या बोला है, तो 10 घंटों में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी, ठीक है, टोटल जो टाइम ले रहा है, टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना ले रहा है मेरे भाई,
वो ले रहा है 10 घंटे, सिंपल सी बात है। तो दो दो का हम दो दो घंटे का क्या कर लेंगे, डिवीजन कर लेंगे। दो दो घंटे में हम 5 पड़ाव की बात करेंगे, ठीक है। एक पड़ाव 2 घंटे का होगा और 5 पड़ाव में वो 10 घंटे की जर्नी कंप्लीट कर लेगी बस। तो भाई पहली जो 2 घंटे की वो दे रखी है डिटेल, पहली 2 घंटे में 80 किलोमीटर चल रही है, बस ये बात गिवन है। मतलब मैं पहले 2 घंटे में 80 चल रहे हैं, अगले अगले 2 घंटे में कितना चलने वाली है बताइए। अगले 2 घंटे में होगा क्या, स्पीड जो है 4 से बढ़ जाएगी। देखिए बेटा, पहले स्पीड 40 थी, अगले घंटे में 4 से बढ़ेगी तो कितनी बन जाएगी बोलिए, 44 बन जाएगी। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी, डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। स्पीड होगी आपकी 44 की, टाइम होगा आपका 2, प्लस फिर से क्या होने वाला है, अगले 2 घंटे में क्या होने वाला है, स्पीड फिर से क्या बढ़ने वाली है, 4 से बढ़ने वाली है, यानी कि 44 से हो जाएगी बेटा 48, और 2 घंटे के लिए। और वैसे ही अगले 2 घंटे में क्या होगा, इसमें 4 की बढ़ोतरी होगी और 2 घंटे के लिए, प्लस अगला क्या होगा 56 इंटू 2। बात समझ में आई, ठीक है जी। ये एक्चुअली में क्या थी, 40 इंटू 2। तो एक तरह से ये एपी भी बन रही थी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा था, ठीक है। अगर आपको ओवरऑल सॉल्व करना है तो ओवरऑल सॉल्व करिए, अदरवाइज मुझे यहाँ से दिख रहा है कि 2 तो कॉमन आ रहा है बेटा, और 40 प्लस ये इसकी एक एपी बन रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। या तो वैसे कर लो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करके, या फिर डायरेक्ट इसको सम कर दो। तो डायरेक्ट सम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 52 और प्लस लास्ट में 56, यहाँ से सम कर देते हैं हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सम कर देते हैं। बताइए कितना सम होगा, 40, ये 84, या यहाँ से करिए 6 2 8 8 8 16 4 20, 2 कैरी, 6 4 10 4 14 5 19 5 24, 240 गुणा 2, ये हो गया आपका 480। 480 किलोमीटर टोटल बस ट्रैवल करेगी, ठीक है। कितने घंटे में, 10 घंटे में। कंडीशन होगी हर 2 घंटे में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो स्पीड है बस की वो बढ़ रही है बेटा। बात समझ में आई, ठीक है। देखिए ध्यान से, चलिए आगे बढ़े। लीजिए बेटा अगला सवाल करिए अटेम्प्ट। देखिए बड़ा मजेदार सवाल है, इस तरह के पैटर्न जो है ना बैंक में भी बहुत देखे जाते हैं, बैंकिंग के एग्जाम में भी बहुत देखे जाते हैं, सीजीएल में भी देखे जाते हैं और आरआरबी में भी देखे जाते हैं। बड़ा आसान सा सवाल होता है, कुछ भी नहीं करना है। ये अर्थ अलग हो जाता है, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, मल्टीप्लाई का अर्थ इस तरीके से ये पैटर्न दिया जाता है। तो करना कुछ नहीं रहता, ये एज इट इज नंबर उतार दो आप, 2 4 25, ठीक है, 13 और 2, ठीक है। अब देखो माइनस का अर्थ क्या है बेटा, यहाँ पे डिवाइड है, तो मैं यहाँ पे डिवाइड लगा दूंगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ बेटा प्लस है, और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है ये रहा, प्लस का अर्थ माइनस है, और डिवाइड का अर्थ बेटा मल्टीप्लाई है। बस इस एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप एक्सप्रेशन सॉल्व करने से पहले एक जो मूल मंत्र है सिंप्लीफिकेशन का, वो बॉड मास, हमेशा ये याद रखेंगे। अगर आपने बेटा हमारी बॉड मास की वीडियो नहीं देखी अभी तक, प्लेलिस्ट में जाओ, चैप्टर वाइज सीरीज की प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें बॉड मास की एक वीडियो है, बड़ी मस्त वीडियो है, बहुत सारे सवाल किए हुए हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। उसमें कॉन्सेप्ट भी समझाया हुआ है मैंने। अगर आपका बॉड मास का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, एक बार जाके वो वीडियो देखो, बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए, ये आपकी प्रेफरेंस रहती है, लेफ्ट से प्रेफरेंस राइट की तरफ जाती है, यानी कि सबसे पहले प्रेफरेंस ब्रैकेट को मिलती है, ऑर्डर्स को मिलती है, डिवीजन को, मल्टीप्लिकेशन को, एडिशन, लास्ट में आपका सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रेफरेंस दिख रही है डिवाइड की, मैंने आपको बताया है, या आपको पता होगा, जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, अगले नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं, उठा के नीचे फेंक देते हैं, ठीक है। प्लस 25 माइनस, सबसे पहले हम क्या करने वाले होते हैं, या तो डिवाइड या मल्टीप्लाई। अगर दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग जगह पे हैं, तो करस्पॉन्डिंगली हम दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, यानी यहाँ पे डिवाइड को सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा प्लस माइनस से पहले सावधान रहिए, प्लस माइनस से पहले हमें डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना होता है। तो 13 दूनी 26,
ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, मल्टीप्लीकेशन पहले किया जाएगा, कट गया, कितना आया, ये हाफ बचा, हाफ मतलब क्या होता है बेटा, 0.5, 0.5 प्लस 25 माइनस 26, ये एक्सप्रेशन बचा। आप ध्यान से देखो भाई, +25 -26 करेंगे तो -1 बचेगा, और 0.5 में से -1 करेंगे तो -0.5 बचेगा। बात समझ में आई, इसमें कहीं पे भी गड़बड़ नहीं करनी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, इस तरह के सवालों में कुछ नहीं है, गलती करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि सवाल तो आ रहा है हमें, है ना, एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं, और हमें पता है कि सवाल तो हमें आता ही आता है, और क्या करते हैं, फटाफट से सॉल्व करके उसको सही उत्तर लगाने की जल्दीबाजी में हम यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत मार्क कर देंगे, या तो 0.5 कर देंगे, या कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आ जाएंगे, जिसको हम सिली मिस्टेक कहते हैं। तो वो सब नहीं करना है ना। ध्यान से अपने, जो कहते हैं ना, होल्ड योर हॉर्सेस, अपने हॉर्सेस को काबू रखना है और सही उत्तर लगाना है, तभी सफलता आपको मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए बेटा अगला सवाल, करिए अटेम्प्ट। चलिए बेटा, अच्छा सवाल है, एक प्रॉफिट एंड लॉस का बढ़िया सवाल है ये, है ना। देखते हैं सवाल को क्या बोला गया है। आशीष ने 20% हानि पर एक गाय विपिन को 5,000 रुपये में बेच दी। ठीक है, आशीष था भाई। पहली बात तो गाय वाय मत बेचा करो यार, गाय बेचना कोई अच्छी बात नहीं होती, है ना। आशीष ने फिर भी बेच दी किसको, विपिन को। ठीक है, कंडीशन क्या बोली है, कितने में बेची है, 5,000 रुपये में बेची है, तो यानी कि विपिन ने खरीदी कितने में, 5,000 रुपये में खरीदी है। और इसको बेचते वक्त 5,000 रुपये पे देने पर 20% का नुकसान हो गया आशीष को। ठीक है, अगला, विपिन ने इसे विपिन ने किसको बेच दिया बेटा, कासिम को बेच दिया, कासिम को बेच दिया, जिससे आशीष को 15, यहाँ पे क्या लिखा है, विपिन ने इसे कासिम को उस मूल्य पर बेच दिया जिससे आशीष को 15% का लाभ होता। इसको जिस वैल्यू पर 15% का लाभ होता, उतने वैल्यू पर विपिन ने कासिम को बेच दिया। तो इस लेन देन में विपिन को कितना लाभ हुआ भाई, इसका प्रॉफिट निकालना है। पर ये जो प्राइस दिया हुआ है इससे कंपेयर करके दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है, हमें करना क्या है बेटा, ये जो वैल्यू है, आप सिंपल सी बात सोचो, अगर इसका प्राइस आप 100 मानोगे, 100% मानो, आशीष से हम शुरू करते हैं, क्योंकि गाय की शुरुआत कहाँ से हुई है, आशीष से हुई है। ठीक है, तो आशीष की वैल्यू को 100% मानते हैं। आप ध्यान से सुनना भाई, इसने 20% के नुकसान में बेच दिया, यानी कि 100% में से 20% आप माइनस कर दोगे, 80% पे इसने बेच दिया। तो मैं बोल सकता हूँ 5,000 जो है 80% की वैल्यू है, तो डिवाइड बाय 80% करेंगे तो 1% की वैल्यू आ गई। अगर 1% की वैल्यू आ गई तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, बताइए, इसको सॉल्व करें। 20 से कटेगा 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, 4 से कटेगा बेटा 4 1 4, ठीक है, 4 2 8, 4 5 20, ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 6250। बात समझ में आई। तो ये आशीष को एक्चुअल कॉस्ट कितनी पड़ी थी गाय की, 6250। ये क्या आ गई, आशीष ने जितने पे खरीदी होगी, है ना, यानी कि क्रय मूल्य, एक तरह से आशीष ने 6,250 में खरीदी होगी, 5,000 पे बेचने पे उसको कितना नुकसान हो गया भाई, 20% का नुकसान हो गया। अब विपिन ने उसको ऐसे प्राइस पे बेची कि इस, अगर ये, अगर अगर भाई साहब आशीष ने 15% के प्रॉफिट पे बेची होती, 15% निकालो इसका फटाफट, है ना, 15% के अगर मुनाफे पे बेची होती, तो उतने प्राइस पे ये बिकी होती, तो बताओ इसका कितना वो है। ठीक है, तो 15% इसका फटाफट से कैलकुलेट करो पहले, कितना आएगा, 5 से कटेगा 3, 5 से कटेगा 2, ठीक है, 3 से 5 मल्टीप्लाई करिए, 625, कितना आने वाला बेटा, 15 3 6 7 3 6 18, 1875/2, यानी कि 2918 3627.5, तो मैं बोल सकता हूँ 937.5। ठीक है जी, 937.5, यानी कि बेटा यहाँ पे लिख देते हैं 6,250 प्लस 937.5,
5। ये इतने प्राइस में बेचता अगर 15% प्रॉफिट होता, है ना, अपने प्राइस प्लस जो प्रॉफिट है। अब इस वाले एक्सप्रेशन में से माइनस करना पड़ेगा आपको इसका, क्योंकि हमें जो प्रॉफिट निकालना है, लाभ निकालना है, वो इसके रिस्पेक्ट में। टोटल सेलिंग प्राइस ये है आपका, देखो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, ये आप ऐड कर दो, कितना आया ये, 7, 3 और 5 8, और 9 और 2 11, 7187.5। बात समझ में आ रही है ना? मतलब अगर आशीष बेचता 15% प्रॉफिट पे तो कितने का बेचता, इतने का बेचता। ठीक है, अब विपिन को कंपेयर करना है। विपिन ने मतलब इस प्राइस पे बेच दिया, कासिम को इस प्राइस पे बेचा, तो 5,000 हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो इसका प्रॉफिट निकल आएगा। भाई खरीदा 5,000 में से था। बताओ बेटा, बात समझ में आ रही है आपको? 2187.5, 2187.5 ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। बढ़िया सवाल था एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए बेटा अगला सवाल आप। कोई बात नहीं, ये ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स हुआ है। चलिए देखिए, ये किस चीज़ का सवाल है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का सवाल है। इस तरह के सवाल, हाँ, एक चैप्टर वाइज सीरीज में आप जाइए। अगर आपने प्रोपोर्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैप्टर वाइज सीरीज में एक बार जाइए, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक वीडियो होगी उसमें, वो चेकआउट करिए। उसमें भी हमने काफ़ी इस तरह के सवाल डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपको प्रोपोर्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो मैं उम्मीद करूंगा वो वीडियो देखने के बाद आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार जाके वो वीडियो देखना, बहुत बढ़िया बेहतरीन वीडियो है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। सिंपल सी बात है, एक एक्सप्रेशन बोला गया है 16:y, 16:y बराबर है y/25, है ना। तो सिंपल सी बात है, y की वैल्यू निकालनी है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y/y y² हो गया, और 16×25 आ गया। अभी इसको सॉल्व नहीं करना है, सिंपल सी बात है, रूट ले लेना है। y अगर हम लेंगे यहाँ से, स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट आ जाएगा 16×25। 16 का रूट बेटा हो जाएगा 4, 4, और 25 का रूट हो जाएगा 5। तो 4 × 5 आपका हो गया कितना, 20। 20 इस सवाल का सही उत्तर है। बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। कुछ भी नहीं था इस सवाल में, प्रोपोर्शन का सवाल है, बहुत इजी सवाल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकालना है। अगला सवाल लीजिए बेटा। चलिए, ये भी इजी सवाल है, फटाफट से हो जाना चाहिए था। क्या बोला गया है इसमें? हम्म समानुपात समीकरण दिया गया है 5/12, यानी कि 5 और 12 का रेशियो बराबर होगा 9 और x का। 9 और x के रेशियो में, तो x का वैल्यू निकालना है। भाई सिंपल सी बात है, 5 और x को मल्टीप्लाई, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5x बराबर 9×12 हो गया, है ना। तो x बराबर कितना हो गया, 9×12 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 को मैं हटा के क्या लिख सकता हूँ, 10/2। 5 को हम लिख सकते हैं 10/2 है, तो ये ऊपर चला जाएगा। ये जस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमेशा डिवीजन से इजी होता है। बताओ बेटा, ये कितना हो जाएगा, 12×2 = 24, 24×9 कितना हो गया, 9×4 = 36, 216 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 21.6, है ना। डेसिमल आ जाएगा 21.6। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है। क्लियर हुआ? बहुत आसान सवाल था, हार्डली 5 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए अगला सवाल।
चलिए बेटा, एक एजिस का सवाल है, फिर से आपको बताता हूँ मैं। अगर एजिस के आपने वीडियो नहीं देखी, एजिस की भी वीडियो मैंने कंप्लीट करा दी है। काफ़ी सारे बेहतरीन जो प्रीवियस ईयर में एजिस के आयु से रिलेटेड सवाल आए हुए हैं आरआरबी ग्रुप डी में, वही सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उसमें। तो अगर वो चैप्टर वाइज सीरीज में वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी है जिस वाली, एक बार जाके जरूर देखो। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल हैं, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। राम और सीता की आयु का अनुपात 5:8 है। ठीक है, प्रेजेंट एज की बात की गई है, कहीं पे भी पहले या बाद की बात नहीं की गई है। तो राम और सीता की प्रेजेंट एज की जो अनुपात दे रखा है आयु का, वो है 5:8। 3 वर्ष बाद बेटा उनकी आयु का योग 58 वर्ष होगा। ठीक है, 3 वर्ष बाद। ठीक है जी, इतना बात समझ में आई। तो राम का वर्तमान योग है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब बेटा आप ध्यान से देखो, ये प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है 5:8। टोटल रेशियो कितना हो जाएगा? 13। 5 और 8 मिलके 13 हो जाएगा। 13 किसके बराबर है? देखो, जो आयु का योग दे रखा है 58, 58 जो दे रखा है बेटा, वो 3 साल बाद का दे रखा है, 3 वर्ष बाद। यानी कि योग में से 3 वर्ष राम के कम करने पड़ेंगे, 3 वर्ष सीता जी के कम करने पड़ेंगे, यानी कि टोटल मुझे 6 यहाँ से कम करने पड़ेंगे। तो बचेगा कितना? 52। तो मैं कह सकता हूँ 13 रेशियो बराबर 52 होगा। तो अगर 13 रेशियो बराबर 52 है, तो इस हिसाब से एक रेशियो किसके बराबर होगा? 52/13। तो 13 × 52। ये ठीक है। राम का वर्तमान आयु, राम जी का प्रेजेंट एज यानी कि 5 की वैल्यू बतानी है ना? तो 1 की वैल्यू बेटा अगर 4 है तो 5 की वैल्यू कितनी होने वाली है? 5 × 20। ऑप्शन नंबर सी। जी बताएं, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? ठीक है, कुछ भी नहीं है इन सवालों में। 5 सेकंड, 5-6 सेकंड का सवाल है ये, आधी कैलकुलेशन तो मन में हो जानी है आपके। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आज के लिए बेटा इतना ही है ना। ये हमारा जो सेट हमने 1 किया है, जो हम डेट बताई थी मैंने आपको, उस डेट पे आए हुए ये क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं शिफ्ट 1 में। तो इसका फर्स्ट पार्ट में लेके आया हूँ, ये कुछ क्वेश्चंस थे। अगला पार्ट जो अगले टॉपिक, अगले जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उस वाले डेट के पेपर के, प्रीवियस ईयर पेपर के, वो अगली पार्ट में आएगा। मतलब अगली जो वीडियो आने वाली है उसके अगले पार्ट की होगी, उसमें वो बाकी क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। तो हमारा उस दिन का कंप्लीट पेपर एनालिसिस पूरा हो जाएगा। अभी आधी कराई है, आधी अगले पार्ट में कंप्लीट होगी। तो ऐसे ही हम सारे प्रीवियस ईयर पेपर की एक सीरीज लेके आ रहे हैं, है ना, जिसमें सारे प्रीवियस पेपर्स को कंप्लीट एकदम एनालिसिस के साथ, डिस्कशन के साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको समझ में आई, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।